और अब खबरें तफसील से। तवांग झड़प पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिया। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि LAC पर PLA ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे हमारी बहादुर फौज ने नाकाम बना दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा कोई फौजी न तो शहीद हुआ है और न ही जख्मी। वज़ीर दिफा ने कहा कि झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई। दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, तवांग पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हमारे बहादुर फौजी जवानों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चीनी फौजियों को भगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चीन से मोटी रकम मिली है। चीन ने 1962 में हजारों एकड़ अराजी पर कब्जा किया है, जिसके लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला है। इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने कहा कि PM मोदी को चीन को सख्त जवाब देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के दौर में वो कहते थे कि हमें चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब वो इख्तिदार में है, उन्हें चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन की मदाखलत बढ़ रही है। 56 इंच छाती बोला था मोदी जी ने, वो तो चाइना को उसने दिखाया ही नहीं। चाइना ने हमारा ज़मीन भी खाया, अरुणाचल प्रदेश जो है आधे से ज़्यादा वो अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, वहाँ पे कॉलोनियाँ बना रहे हैं। और जो इन्होंने कहा था लाल आंखें दिखाएंगे, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे मोदी जी टिप्पणी करते थे तो वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी को चाइना से लाल आंखें दिखा के बात करना चाहे था, सीना ठोक के बात करना चाहे था। अब करे ना मोदी जी सीना ठोक के बात। वो तो कह रहे हैं कि आई एम मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, विश्व गुरु हूं मैं। तो उनको गुरुता तो सिखाए, उनको तो लाल आंखें करके जवाब दे। हम तो चाहते हैं वो जवाब दे। अरुणाचल प्रदेश में हिंद चीन फौजियों के बीच जारी तनाव के बीच में NC नायब सदर व जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करते नजर आए, जबकि उन्होंने मरकजी सरकार पर पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते कायम करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि चीन को भी हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में पहल करनी होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं,
लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए, और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते जरूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए, और ये जो सरहद पे ये तू मैं या हाथापाई हो रही है, इसको रोक दिया जाना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीओके पर बोलने के बजाय हिंदुस्तान को दर्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हमेशा हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि उन्हें ओआईसी की खामोशी पर सवाल उठाना चाहिए। एक तरफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पीओके में घूम रही हैं, उनके बारे में ना बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से भारत पाक रिश्तों पर बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। भारत को पाकिस्तान से किस तरह से डील करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 3 युद्ध में हम पहले भी हरा चुके हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान वो है जिससे बातचीत करने का नतीजा कुछ नहीं निकलता, वो अपनी बातों से मुकरता है। जब आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करवाता है, भारत ने इसका संज्ञान लिया है, उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बार बार से पाकिस्तान के साथ जो तार जुड़े हुए हैं उसको अपनी बात को ना करते हुए भारत का साथ देना चाहिए, ना कि धर्म के साथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना और भारत को हमेशा से कटघरे में खड़ा करना, ये गलत बात है। पीडीपी के तर्जुमान रऊफ भट्ट ने उमर अब्दुल्ला के बयान से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि हर पड़ोसी मुल्क हमसे दूर जा रहा है और चीन के ज़ेर असर आ रहा है। हम खारिजा पॉलिसी के हवाले से नाकाम हैं, इसलिए दिन ब दिन अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। कोई दो राय नहीं है। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, एक ज़माना ऐसा था कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी कॉलोनी हुआ करती थी, सब कुछ हमारा वहाँ चलता था। आज देखिए आप, हर एक नेबरिंग कंट्री हमसे दूर हो रही है और उनको जो है चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक बदकिस्मती की बात है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे चैलेंजेस थे, हम उनसे कोसों दूर चले गए। हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस गए, हम पार्टी पॉलिटिक्स में फंस गए, हम हिंदू मुसलमान की सियासत करते हैं। यहाँ ज़रूरत इस बात की थी कि अगर इस खित्ते में अमन जो होता, पीस प्रिवेल होता, तो तरक्की होती, हम आगे जाते। हम हर जगह जो है फेल है, चाहे आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, चाहे हम नौकरियों की बात करें, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें। इसमें मेरे कहने से या किसी के जो डिनाई करने से हकीकत छुप नहीं सकती है। हकीकत यह है कि यहाँ जो हमारा मुल्क जो है एक डिज़ास्टर्स की तरफ जा रहा है। कहीं पर जो है नज़र नहीं आ रहा है कि वो मुल्क जो प्रॉस्पर था, जिसकी हाईएस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी, उसकी दिशा कैसे बदली। इस पे जो है ये लम्हे फिक्रिया है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स है, इन चीज़ों पे संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। तब जाके हम इन जो है हथकंडों से बाहर आ सकते हैं, इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डे बाई डे हम आइसोलेट हो रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि यूक्रेन और रूस दोनों किस तरह तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम गुर्बत पर कैसे काबू पाते हैं। हमारा मुल्क दरहकीकत हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। सरहदों पर कोई कशीदगी है तो बातचीत से ही हल हो सकता है। अब वो ज़माना गया है। आपने देखा हाल ही में यूएस रशिया और यूक्रेन का हाल देखा, दोनों मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह कोई भी मुल्क, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे और कोई मुल्क हो, जो भी किसी इशू पर कन्फ्रंटेशन या जंग जदल का रास्ता इख्तियार करे, वो दोनों ममालिक के लिए
बर्बादी का सबब बनता है। इसलिए इस मामले में भी नॉट ओनली विद चाइना बल्कि पाकिस्तान के साथ, हर मुल्क के साथ हमारे मुल्क को कोशिश करनी चाहिए अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की, और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए जो तबाही की तरफ हमारे मुल्क को ले सके, क्योंकि इस वक्त है जो आज ज़माना जो है वो इस वक्त सब मुल्कों का यकजहती होनी चाहिए कि कैसे हम अपने ममालिक से गुर्बत दूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो फोकस होना चाहिए वो पॉवर्टी दूर करने के लिए फोकस होना चाहिए। और जब हम जंग की तरफ बढ़ेंगे और जब हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो तबाही का रास्ता है, वो आज के ज़माने में सूट नहीं करता, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी तमाम मुल्क जो है वो गुर्बत का शिकार है, और गुर्बत जंग से ज़्यादा, कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए चाहे किसी भी मुल्क के साथ है, हमारे जो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के ताल्लुकात जो है, इनकी कोशिश है हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की। ये तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर कहीं कहीं इस किस्म के हालात है कि जहां बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रहा है, उसको दूर करना चाहिए बातचीत के जरिए, और बातचीत वाहिद रास्ता है हर मसले का हल निकालने का, जंग कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सुजादा बशीर ने उमर अब्दुल्ला के बयान से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि भारत हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने में नाकाम रहा है। अगर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब तक बड़ा मसला नहीं बनते। दैट्स ट्रू। कहाँ आ रहे करने, अगर करने आए होते तो आज तक इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला ही नहीं हो जाता। इतने जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, दे कैन हैव अ सीट ऑन द टेबल एंड डिसॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। आई मीन टू से लाइक आई डोंट थिंक सो, ही इज़ राइट एट हिज ओन प्लेस दैट इनको नेबरिंग कंट्री से एक अच्छी रिलेशन नहीं बनानी आई है। रिलेशन तब अच्छी होती है जब आप व्हेन यू सिट टुगेदर एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती है एंड टेक अ सोल्यूशन ऑफ दैट, then only you can come on some conclusion कि what is to be done and what is not to be done. He's right at his own place. एलजी मनोज सिन्हा ने खुसूसी संस्कृत लेक्चर के सिलसिले में स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। एलजी मनोज सिन्हा ने मोबाइल संस्कृत गुरुकुल BU को भी झंडी दिखाई और शक्ति पाठक को कैलाश संस्कृत रत्न अवार्ड से नवाजा। उन्होंने कहा कि मैं साल 2022 के लिए कैलाश संस्कृत अवार्ड हासिल करने पर शक्ति पाठक को मुबारकबाद देता हूं। संस्कृत ज़बान के बारे में उन्होंने कहा कि संस्कृत ज़बान हमारी रिवायती सकाफ़त की ज़बान है, लेकिन हम इसे जनभाषा नहीं बना सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन, उसके विभिन्न आयामों में पुनर्जागरण की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है। योग को पूरे दुनिया ने अपनाया है। पूरी पृथ्वी पर विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन योग की पूर्णता ऐसी है, उस पर दुनिया के सभी देशों में आज एकता कायम हुई है। योग की लोकप्रियता ने अन्य 5 विचारधारा, या मैं कहूं कि 5 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा को प्रभावित किया है। आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी इस पर शोध हो रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है, लगभग जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के इन अनमोल खजानों पर शोध कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में 5 तथा इंग्लैंड की 4 यूनिवर्सिटी संस्कृत में स्टूडेंट्स को शोध करा रही है। हमारे देश के कुल 18 संस्कृत विश्वविद्यालय, 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल देश की संसद में पारित कराया। 3 यूनिवर्सिटीज और उन्हें ग्लोबल एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार समाज के प्रबुद्ध वर्ग और उससे जुड़ी संस्थाएं
और विशेष रूप से मैं रोहित शास्त्री जी का उल्लेख करना चाहूंगा। कैलाश ज्योतिष एवं चूड़ामणि संस्थान काम कर रही है। हम ऐसी संस्थाएं संस्कृत को पुनर्स्थापित करने में जरूर प्रभावी होंगी, सक्षम होंगी। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन राजेश शर्मा ने न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजेश शर्मा ने SSB इम्तिहान को मनसूख करने पर कहा कि बोर्ड और हुकूमत चाहती है कि SSB के इम्तिहानात साफ और शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाए ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी की गुंजाइश बाकी न रहे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुस्तहक उम्मीदवार की भर्ती हो। इन मामलों की भी जांच जारी है। 3 रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये रिक्रूटमेंट की गई थी, उनको स्क्रैप कर दिया गया है। उसके बाद री एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में अगर किसी बात पे अब चर्चा हो रही है तो SSB द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस को लेकर आज महबूबा मुफ्ती जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी SSB पे निशाना साधा है, कहा है कि ब्रेजन करप्शन है। इसी सिलसिले में और किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आगे एग्जामिनेशन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो चेयरपर्सन हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जम्मू कश्मीर के। सर, आपसे जानना चाहूंगा, 3 एग्जामिनेशन बैक टू बैक स्क्रैप हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, फिर CBI के सुपुर्द कर दी गई इन्वेस्टिगेशन, तो सर क्या कहेंगे कि 3 एग्जामिनेशन इतनी धांधली थी कि स्क्रैप करने पड़े? सर, ये तीनों एग्ज़ाम एक जूनियर इंजीनियर, सिविल, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये 3 एग्ज़ाम थे। ये मार्च के महीने में कराए गए थे। तो इनमें कुछ एनॉमलीज पाई गई, तो उसके कारण, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि एक भी बच्चा अगर इसमें गलत तरीके से आ जाए सो वो अनफेयर होता है जो प्रॉपर बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। तो इसी कारण सरकार ने ये तीनों पेपर कैंसिल कर दिए और अब ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट करा रहा है बोर्ड, और इनमें से जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट भी हो गया है और इस समय सब इंस्पेक्टर का चल रहा है। सर, कोर्ट ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो हम कोर्ट पे क्योंकि मसला सब जुडिस से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? सर, हाँ, आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की, तो डेफिनेटली हमने जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सेलेक्ट की है। और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैक लिस्ट रही है, तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहाँ तक हमारे इन एग्ज़ाम्स की बात है, तो हमने जब स्क्रैप किए एग्ज़ाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस वाला रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें ख़त्म हो जाता है, तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है। हालांकि दोनों सिस्टम्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे CBT प्रोसेस को ऑडिट करेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा, और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहती हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है, पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है। तो उस पर हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे। तो ये जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फ़ोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है। उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर ने एक टेक्निकल पर्सन को, जैसे MSc IT या MCA वाले लेक्चरर्स जो हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नो हो है, तो उनको लगाया है हर सेंटर पे, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। बिसाइड्स दैट SSB ने, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज हो जाती हैं,
कोऑर्डिनेट करने के लिए एसएसबी ने अपने ऑफिसर्स को लगाया है और ग्रुप बनाया है कि जैसे 5 सेंटर्स हैं तो उसके ऊपर एक हमारा सीनियर मेंबर होगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और वो सेंटर टू सेंटर जाता है। मैं पर्सनली लेवल पे भी हर सेंटर पे खुद गया हूँ और अभी भी जाता हूँ। हर एग्जाम में मेरा मूवमेंट होता है कि देखे जाके कि बच्चों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही और साथ में ये चीज़ें चेक करते हैं हम कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है जितना हम करते हैं। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें कुछ लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें दिए हैं, वो टेक्निकल लोग हैं, उनके हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं दोनों जगह, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और वो पहले दिन से एज फ्लाइंग स्क्वाड मूव करते हैं सेंटर टू सेंटर और ऐसी अगर कोई गतिविधि या ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो इमीडिएटली वो चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो सर जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए कैंडिडेट्स जो हैं, कई उसमें से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं, ये भी उनका कहना था कि इतने साल से हम लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे, और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी मेहनत की वजह से सिलेक्ट हुए थे, ना कि धांधली करके, तो उनको क्या कहेंगे, उनको किस तरह का आप आश्वासन देंगे सर? उनको हमने इसमें ऐसा किया है, जब ये री एग्जाम कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस हमने नई नहीं इन्वाइट की, जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया था वही बच्चे इसमें अपीयर कर पा रहे हैं, तो उनकी वो जो ओवर एज का या कंपटीशन बढ़ जाएगा वो चीज़ हमने उसमें टेक केयर की है। बाकी उनको मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें और बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें हम सफल भी रहेंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छा सा एग्जाम कंडक्ट करें और वही बच्चे सामने आए जो डिजर्विंग हैं। सर अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 3 एग्जाम जो हैं जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दिए गए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन का तो अब फिजिकल होना था, फिजिकल नहीं हुआ था, रिटर्न का रिजल्ट आया था। दूसरा एग्जामिनेशन रिटर्न हो चुका था, अभी रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। तो इस तरह के जो अभी पॉलिटिक्स भी इस पे बहुत हो रही है, हालांकि आप से मैं पॉलिटिक्स के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर में वो अब जो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है, उस बारे में कुछ बताएंगे? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई एग्जाम बच्चे ने मेहनत करके दिया और कैंसिल हो जाए, लेकिन ये है कि सरकार की तरफ से भी इसमें पूरी स्ट्रिक्टनेस है और ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोरियस बच्चे को लेना चाहते हैं। इसी कारण सीरियसली ये एग्जाम्स कैंसिल किए गए जब थोड़ी सी भी इसमें पता लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर सब्सिक्वेंटली तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब देख रही है कि किस लेवल की हुई है, बट इनिशियली तो बहुत थोड़ा सा इंडिकेशन हुआ, उसी समय कैंसिल कर दिया गया था। तो ये तो हर लेवल पे सरकार में आप देखेंगे तो इस समय यही है कि इनको बड़ा सख्ती से ट्रांसपेरेंटली और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन हो। तो सर जो बच्चे मायूस हुए हैं इन एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन की वजह से, उन्हें क्या मैसेज देंगे? आप कैसे एश्योर करेंगे उन्हें कि अब ऐसी धांधली नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी लाई जाएगी? मैं उन बच्चों से एक तो ये जरूर कहूंगा कि आप भरोसा रखें बोर्ड पे, और बोर्ड के जो ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं हम सारे इसी चीज में लगे हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से रिक्रूटमेंट हो। दूसरा एक और भी अब आपके माध्यम से मैं ये बच्चों से भी अपील करूंगा कि एक तो र्यूमर्स पे मत जाएं, हेयरसे पे मत जाएं, और इसके अलावा अगर कोई उनको एक कोई इनपुट मिलता है क्रेडिबल कि कहीं भी, हमने इसमें नोटिस भी निकाला है बच्चों को, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं कहूंगा कि अगर उनको कहीं से भी कोई भी किसी भी सोर्स से पता लगता है कि कोई हमारे एग्जाम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, सैबोटेज की कोशिश कर रहा है, या जैसे पीयर ग्रुप में पता लग जाता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो गई है, तो हमें जरूर बताएं। सर हालांकि पॉलिटिक्स का एक सवाल है, मैं ये आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी या लीडर का नाम नहीं दूंगा, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस इशू पे, ये मौका नहीं छोड़ रहे कि सरकार को, एसएसबी को टारगेट किया जाए। तो क्या ये सही है कि क्योंकि सरकार ने या एसएसबी ने ये जो स्कैम था इसे सामने लाया, अगर किसी तरीके से भी सामने आया, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई, रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी गई, तो क्या ऐसे इशू पे जहां पर बच्चों का फ्यूचर इन्वॉल्व है इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखो, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन आपने खुद ही बोल दिया कि पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, जेन्युइन बच्चों का फ्यूचर देखते हुए ही ये पेपर कैंसिल हुए हैं। तो सर आइंदा से आप एश्योर कर रहे हैं कि इस तरह के जो है स्कैम्स नहीं होंगे एसएसबी में? सर मैंने वही आपको कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि एज पर रूल जो भी काम हो और जो हम एग्जाम कंडक्ट करें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और उसमें कोई भी बाहर की जो एलिमेंट्स हैं वो उसको खराब ना कर पाए। तो सर जो रॉट था सिस्टम के अंदर,
सीबीआई तो अपनी जांच कर रही है, क्या कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि हमारे यहाँ एसएसबी में कोई रॉड तो नहीं है जिसे पकड़ना, सामने लाना जरूरी है? सीबीआई की इंक्वायरी, जब सीबीआई को केस हैंडल किया गया था तो उसके पहले एक सरकार ने हाई लेवल की, जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना के एक इंक्वायरी कराई थी। तो उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने ये सीबीआई को दिया है। तो सरकार ने, और उसमें उन्होंने जो खामियां पाई गई थी तो उसी के बेस पे सीबीआई को केस रेफर किया गया था। तो ये थे राजेश शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि अब जो एग्जाम होंगे उनमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी। कोशिश यही है कि किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ, किसी भी कैंडिडेट के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एग्जाम बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से हों। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी, न्यूज 18 के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फायर एंड इमरजेंसी महकमे में भर्तियों की इंक्वायरी के हवाले से अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इन इंक्वायरीज के बजाय सरकार को सिस्टम ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि इंक्वायरीज का असर बरह रास्त तौर पर यहाँ के रोजगार पर भी मुरतब हो रहा है। अनंतनाग के डूरू और कुकरनाग में अलहदा पार्टी इजलास में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2019 से कबल कभी कभार ही भर्तियों के अमल में सवाल उठते थे, जो अब मामूल बन गया है। इस मौके पर नासिर असलमवानी, सकीनातू, डॉक्टर वीर, एडवोकेट लारमी, अल्ताफ कुल्लू, सैयद तौकीर और जफर चौधरी समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। लीडरान ने कारकुनों से एनसी को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने की तलकीन की। जानना चाहेंगे जो रिक्रूटमेंट स्कैम, जिस तरह से पहले एसआई, फिर एफसीसीआई और अब जो है तलवार लटकी है इस पर जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजमीन है, तो इस वाले से क्या? अभी तक कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं हुआ है जिस पे कि इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। पहले तो ये होता था कि शायद 10 लिस्टों में एक लिस्ट पे सवाल उठाए जाते थे और उस लिस्ट को फिर दोबारा देखा जाता था, लेकिन आज हकीकत यह है कि अगर 10 लिस्ट जारी होते हैं तो 9 पे जो है शिकायतें होती हैं, 9 पे फिर इंक्वायरियां होती हैं और उन लिस्टों को जो है रद्द किया जाता है और यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि ओवर एज होने जाते हैं और जब ये सिलसिला रुक जाता है, लिस्ट को अबेंस में रखा जाता है, उनके जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद और 8 साल हो, मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा, तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं लेकिन वादी कश्मीर का दर्जा हरारत एक बार फिर 0 से नीचे गिर गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग मंगल को -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्द तरीन मकाम रहा। मनफी दर्जा हरारत के दौरान गुलमर्ग में सयाह मौसम और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शदीद सर्दी की वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर टंगमर्ग, द्रंग और गुलमर्ग में मनफी दर्जा हरारत की वजह से पानी की पाइपलाइन भी जम गई हैं। इधर महकमे मौसमियात ने 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने 5 दिनों में गांधीनगर डकैती का मामला हल कर लिया है। 5 लाख नकदी बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है। उन्होंने कहा कि इस डकैती के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया गया। 10 में से 9 बदमाशों का ताल्लुक पंजाब से है। कल जब जम्मू पुलिस की टीम लेड बाय एसएसपी जम्मू एंड हिज टीम जब ये अमित राणा को पकड़ने गई तो उनपे अमित राणा ने फायरिंग की अपने पिस्टल से और बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जम्मू पुलिस की टीम ने उसको जिंदा दबोच लिया और उसके वेपन्स को रिकवर कर लिया। तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत जल्द ही हम इसके पूरे कॉन्स्पिरेटर्स का और पूरे एसोसिएट्स का पता लगा लेंगे और उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू पुलिस जम्मू को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हम किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे जम्मू को सेफ रखने के लिए।
इस तरह के वारदात जम्मू में बर्दाश्त नहीं हो सकते और आइंदा किसी ने जरूरत की इस किस्म की तो और भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। 10 में से 9 लोग जो इसमें शामिल हैं जो उस दिन वारदात के दौरान आए थे वो पंजाब के थे और उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे इस घर को रिकनेसेंस करने के। उसमें कुछ और सदस्य आए थे जो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने भी आके रेकी की थी। आपको मैं ये बताता चलूं कि मकसद डेकॉइटी नहीं था। शुरू में मकसद था चौधरी नागर सिंह को वहां बुला के उसका कत्ल करना। मेन मकसद ये था। जब इसमें ये नाकाम हुए इन्होंने डेकॉइटी को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 बड़े केस को सॉल्व किया गया है। गांधीनगर इलाके में जो रॉबरी हुई थी जिसमें 15 लाख रुपए लूटे गए थे, 10 लोग जिनके पास वेपन्स थे वो घर में घुसे थे, वो केस भी सॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था उनकी तरफ से। उसके साथ साथ एक अन्य केस जो काफी यहाँ विख्यात हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या हुई थी, अमित राणा जिसको अरेस्ट किया गया है वो उसमें भी शामिल बताया जाता है। और इनका जो अहम मेन टारगेट था वो कॉन्ट्रैक्टर चौधरी नागर सिंह था जिनकी हत्या करने के मंसूबे से ये आए थे। और एडीजी जम्मू ने ये साफ किया है कि 10 लोग जो आए थे उनमें से 9 लोग पंजाब से हैं और ये इंटरस्टेट गैंग है और जो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था वो इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। आपको दिखाते हैं यही वो जिनको अरेस्ट किया गया है, ये गैंगस्टर हैं। इसमें अमित राणा भी है और यही वो लोग हैं जो नरेश अग्रवाल के घर पे उन्होंने रॉबरी की थी। और उसके साथ साथ त्रिलोचन सिंह वजीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उनकी हत्या में भी यही लोग शामिल बताए गए हैं और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशियल स्टेज पे है, इनसे अब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई अहम खुलासे जम्मू कश्मीर पुलिस कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई पिछली घटनाओं में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें ये लोग शामिल बताए जाते हैं। अब 2 केस पुलिस ने सुलझा लिए हैं। और कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। डॉक्टरों को मसीहा भी कहा जाता है। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में डॉक्टरों ने एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया और तारीखी कामयाबी हासिल की। पीर के रोज सीडी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 52 साला मरीज पर सख्त ब्रोंकोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन करके और कामयाबी के साथ एक खास किस्म का धाती स्टंट लगाकर ये नादिर कारनामा अंजाम दिया। इस कारनामे को अंजाम देकर चेस्ट डिजीज अस्पताल बैनुल-अक़वामी पल्मोनोलॉजी के मैदान में अपनी शनाख्त बना रहा है और ये कामयाब तरीक़ेकार चेस्ट मेडिसिन श्रीनगर कश्मीर की तारीख में एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी तो वैसे कश्मीर में पहले भी होती थी। इट इज़ डन रूटीनली बाय ईएनटी सर्जन्स। जब कोई फॉरेन बॉडी अंदर जाती है तो वो निकालने के लिए रिजिड ब्रोंकोस्कोपी पहले से यहाँ पे होती रही है। लेकिन इन द फील्ड ऑफ पल्मोनोलॉजी रिजिड ब्रोंकोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन थेरेपेटिक प्रोसीजर्स। तो जैसे कल हमने यहाँ पे रिजिड ब्रोंकोस्कोप हमारे पास ऑलरेडी था, पहले भी हमने रिजिड ब्रोंकोस्कोपीज कुछ की थी, लेकिन ये जो कल स्टेंटिंग प्रोसीजर था ये पहली बार हुआ है यहाँ पे। तो ये पेशेंट जो हमारे पास आया था बेसिकली ही वाज सफरिंग फ्रॉम एक कैंसर टाइप ऑफ ग्रोथ थी, जिसकी वजह से इसकी विंड पाइप ब्लॉक हो गई थी। जैसे आपको मैं वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि इसमें एक पूरी ऑब्स्ट्रक्शन है और अगर ये बढ़ जाती तो इसकी पूरी विंड पाइप बंद हो जाती एंड ही वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं कि उनमें ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। तो
मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर साहिबान से चेकअप करा लें, ताकि विंटर की आमद पे वो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दें ताकि वो सेफ़ रहे, और उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएं। ज़्यादा ठंड में वेंचर ना करें, बाहर तभी निकले जब ज़्यादा ज़रूरी हो। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। और इसके अलावा जो हम घर में अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे जो भी रूम, हम कोशिश रहती है कि हम कमरों को गर्म रखें। गर्मी ज़रूरी है, वो कांगड़ी से हो, वो चूल्हे से हो, वो गैसेस से हो, लेकिन अपील यही रहेगी कि वेंटिलेशन प्रॉपर रूम्स की रखें। मगर मे तो पानस मज राय हकीकत में बच टोटल पत क्या तो मगर खुदा मेहरबानी तमिस पैगम्बर करीम साय ये बचो बे मेहरबानी सो कर चढ़ा मेहनत। पहले तो डॉक्टरों का सपोर्ट रहा, और दूसरी बात ये है कि ये खुदा का, डॉक्टरों ने भी बोला कि हमें पता नहीं चल रहा है जब हम सर्जरी कर रहे थे हमें क्या कहाँ पर क्या करना था, मगर ये रब का शुक्र है, ये रब का करिश्मा था। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर बहुत काबिल, और बहुत, हम डॉक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, तो वो पहले से ही हम सुन चुके हैं कि डॉक्टर बहुत काबिल, जो डॉक्टर इसका टीम था वहाँ सर्जरी में बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही काबिल डॉक्टर थे। वह ये हैरत अंगेज़, हम खुद हैरत अंगेज़ हो गए जब हम अंदर सर्जरी कर रहे थे। ये तो पहली बार हुआ है, पहली सर्जरी कश्मीर में हुई है, ये जो सक्सेसफुल हुआ है, ये सक्सेसफुल हुई है ये सर्जरी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वजारत मेहनत और रोज़गार के इलाकाई दफ्तर जम्मू ने एक आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट का इनकाद किया। इस आउटरीच प्रोग्राम में मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन और स्टेक होल्डर्स के आजरों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया गया ताकि EPFO की तरफ से उनके मफाद में उठाए गए नए इक़दामात के बारे में उन्हें आगाही दी जाए। आर्मी में नौकरी करता था, आर्मी से मैं 24 साल नौकरी करके घर में आया, फिर मैं सर आकर एजेंसी वालों के साथ गया, उन्होंने मेरा फार्म भरा, मैं सिक्योरिटी में लग गया सर। पहले मैंने काम किया त्रिकुटा सिक्योरिटी में सर, फिर उसके बाद पैरा सिक्योरिटी में, फिर उसके बाद BD सिक्योरिटी में। अब सर मुझे PF तीनों कंपनियों का वो है, एक BD सिक्योरिटी से मिल गया है। अभी मेरी एज जो 60 साल हो गई है, इससे मेरे को बाहर निकाल दिया गया ड्यूटी से, तो अभी जो मेरा क्लेम बनता है वो मुझे नहीं मिल रहा, दर बदर खज्जल होना पड़ रहा है। अभी 6 महीने हो गए सर मेरे को खज्जल होते हुए सर। आज इन्होंने मेरी सैयद साहब के पास, जिसके पास आया हूँ, इन्होंने मेरा पूरा मसला हल कर दिया, बोला 10 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। निधि आपके निकट में आया और मुझे जो मेरी प्रॉब्लम थी वो इन्होंने मुझे सॉल्व कर दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आएँ, ये बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको पर्सनली हम सुनते हैं, और ये हर कार्यालय में होता है। लेकिन जम्मू में मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अक्सर डेली भी हम जितने भी विजिटर्स हैं उनको यहाँ अपने चैम्बर में मैं रोज़ बुलाता हूँ, उनको खुली एक्सेस है। तो देखिए, कस्टमर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक उसका ऑर्गन है वो होता है। अगर कस्टमर हमारा सुखी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, तो हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस नहीं है फिर। तो ये आज आपने देखा कि आपके सामने एक वर्कर ने बोला, उनका नाम था संजय कुमार, जिनको कि 8 बजे यहाँ से मैंने पर्सनली कॉल किया था सुबह में, तो वो आपके सामने विटनेस हैं, और वो आज आए थे। उनका कुछ ट्रांसफ़र का मामला था, फ्यूचर रिटेल्स में काम करते हैं वो, आप शायद मोनालिसा में काम कर रहे हैं। तो इन सब का पैसा ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे KYC होना है, ये सारी चीज़ें अभी हमारी PA उन्होंने गाइड किया, मैंने आपके सामने गाइड किया, और हमारी टीम काम कर रही है इस पर। तो जितने भी लोग 10 तारीख को या जैसे आज 13 तारीख निधि आपके निकट कार्यक्रम में आते हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि उनका इशू उस तत्काल हम सॉल्व करें। जिला कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि यूनिक फैमिली ID UT में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि ये ID मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप्स और दीगर स्कीमों को हासिल करने में मददगार रहेगी। फैमिली यूनिक ID के कई फायदे हैं। एक तो ये है कि फैमिली में जब भी कोई मेंबर पेंशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकल एलिजिबिलिटी उसकी आ जाएगी, और बार बार जाके दफ्तरों से जाके कागज़ कलेक्ट करना, वेरिफिकेशन कराना, फिर वो काफ़ी कमरसम जो प्रोसेस है वो 1 टाइम हो जाएगा, मल्टीपल टाइम से घटकर वो 1 टाइम हो जाएगा, और हर फैमिली मेंबर को हर बार वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस यूनिक ID के ज़रिए जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेंशन का बेनिफिट हो, स्कॉलरशिप का हो, दीगर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इन तमाम स्कीम्स के बेनिफिट देने के लिए
यूनिक आईडी मैं समझता हूं कि जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसकी शुरुआत की है, ये यहाँ पर हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक गेम चेंजर साहब। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली आलमी सतह की वुशु एथलीट आयरा चिश्ती ने 8वीं आलमी जूनियर वुशु चैंपियनशिप में तमगा जीतकर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आयरा चिश्ती ने इंडोनेशिया के शहर बैंटन में मुनक्किदा 8वीं आलमी जूनियर वुशु बैनुल-अक़वामी मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी। वो बैनुल-अक़वामी मुकाबले में मैकेंजी मेडल जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी मुबारकबाद के साथ ट्वीट किया। चिश्ती ने मुसलसल कौमी सतह पर तमगे जीते हैं और कई कौमी सतह के कैंपों में शिरकत की है। इससे पहले उसने जॉर्जिया में बैनुल-अक़वामी वुशु चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए तलाई तमगा जीता था। मीरठ में मेरी 3 लड़कियों से फाइट थी जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती थी। तो मैं 48 kg में फर्स्ट आई थी, तो मेरी सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हो गई थी। तो उसके बाद हमारा कैंप लगना था मीरठ में, तो हमारा कैंप लगा 2 हफ्ते का मीरठ में। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट को इंडोनेशिया के लिए चले गए, जहाँ पे फिर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, जहाँ मैंने पहली फ़ाइट चाइना के साथ की थी, जो कि एक टफ़ कॉम्पिटिटर थी। तो उसके साथ मैंने फ़ाइट जीती। फिर दूसरी मेरी फ़ाइट इजिप्ट के साथ हुई थी, जिसके साथ मैं काफ़ी क्लोज फाइट थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हार गई। बट कहीं ना कहीं काफ़ी प्राउड फील होता कि स्टिल ब्रॉन्ज मेडल मैंने यहाँ तक पहुँची और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एक्सपीरियंस तो बहुत मिला, देखने को एक्सपोजर हुआ, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ है, कैसे लैंग्वेजेस, खाना पीना वहाँ का। मेरे को वहाँ पे खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो इंडोनेशिया एक मुसलमान कंट्री है, तो वहाँ पे खाने में तो बहुत चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब कंपटीशन नज़दीक आते गए तो हमारा जो शेड्यूल है ट्रेनिंग का वो बिल्कुल चेंज हो गया। सुबह शाम हमारी प्रैक्टिस हुई 4-4 घंटे, सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, और सर ने काफ़ी हार्ड वर्क किया मेरे ऊपर, और तभी जाके आज मैं यहाँ तक। महकमे जल शक्ति ने पहली बार पाइपलाइन के जरिए वे1 नामी गांव तक पानी पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। बांडीपुरा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर घने जंगलात के बीच ये 150 कुंभों पर मुश्तमिल ये बस्ती आज तक मुनासिब पानी की फराहमी से महरूम थी। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए महकमे जल शक्ति के अफसरान को मालाएं पहनाई। महकमे के अफसरान का कहना था कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना जरूरी है, जबकि डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना था कि पूरे जिले में 4 अरब रुपयों की लागत से जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमें तामीर की जा रही हैं। आज ब्रोट 50-60 वरी जबरदस्त मुश्किलात मतलब अम ब्रोट खादर कंस पेवान गुर कर किराए पे मदमदी नाल पे आब 2 दो ब्रोट खाल तो अम पत वो वनस ये बोड़ शुक्र गुजरान मतलब डीसी साबन मतलब ठेकेदार साबन यह सा ये डिपार्टमेंट पेची वाल यमो अत कफीद कोड तो अतन वोत ये आब योर आज। स्कीम बना रहे हैं इनके लिए, जिसका तखमीना 261 लाख का है, 2.61 करोड़ उसके अंडर तहत हमें एक स्लोस एंड फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है, एक सर्विस रिजर्वायर बनाना है, और जो ये सोर्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये हम पीछे गए थे जंडदोब नाले से हमने इस लाइन को लाया है, यहाँ तक कि 6 किलोमीटर की लाइन है जो हमने इस वक्त यहाँ तक पहुँचाई है पानी के लिए। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन जो प्लांट है वो बनाया जा रहा है, उसका काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, 90% काम हो गया है। अब हमारा जो घरों में जो पाइप्स देनी है उनका काम अभी चल रहा है। तो प्रॉपर हम बात करें लोकेलिटी की तो वेवन लोकेलिटी तक जो है वाटर सप्लाई पहुँच चुकी है, और अब जो आगे पाइप्स लगा के वहाँ पे त्राल में बिजली कटौती में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को सर्दियों के मौसम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने महकमे बिजली के अहदेदारों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी का महकमे से मुतालबा किया। दूसरी जानब महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मोहम्मद मीर ने ज़रूरत के मुताबिक बिजली के इस्तेमाल का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल से रिसीविंग स्टेशनों पर लोड बढ़ गया है। वन कि शेड्यूल बनो वो हो शेड्यूल अखबार कोक शेड्यूल ये हिसाब रोज पावर हफ्त पत बदलो कोरुक ब्या शेड्यूल तम पत कोरुक ब्या शेड्यूल समझी ये कम इंडस्ट्रीज चलान यूत त्रालस सोनिस त्रालस में ये कल पगह शेड्यूल बदल या मुलाजमन हज कमजोरी ड्यूटी दिवान तव मूजूब पावर रोजान नत मीटर लगित घर पत घर कुन जाए फीस भरान लग बिचार मगर ये पावर सानिस त्रालस मज
वारिया काल पे रोत त्रालस इथे हमेशा के लिए त्राल गसन इग्नोर अत अगर काल शेड्यूल यम कड़ान लुक दिवन शेड्यूल के यम दिवन गस इंसान नमाज वतन मज हून रटन दब लगन सान बुजुर्गन मगर इन तस मस गसन कह अगर नम अत शेड्यूलस पे पन्नस शेड्यूलस पे पकन मे बासान बह बेहम अड़स मज पन काउंसलर हेत हड़तालस पे पुरमन हड़ताल कर बह अड़स मज अगर नम शेड्यूल हिसाब पकन डिपार्टमेंट कोशिश करान एज पर शेड्यूल चलन एज पर शेड्यूल कंज्यूमरस सप्लाई मिलन मगर क्या कॉन्स्टेंट्स तथ चाहे जनरेशन टू अप टू ट्रांसमिशन लेवल तान क्या दिक्कत जी तम यूत डिमांड यूत डिमांड तूत परचेज हेकान गसित या तीस जनरेशन हेकान गसित यम कटेलमेंट पेवान कर तुलो यह कदम करो ड्रास्टिक इंस्पेक्शन लागो इलीगल हीटर या क्रूड हीटर बल्ब। कश्मीर में इन दिनों सर्दियों का मौसम है और लोग बिजली को लेकर पहले ही परेशान हैं। इसी बीच मार्केट में घरेलू सामान की महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया लूट पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप देखिए फजा ज़ैनब की यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इंतजामिया जहां एक तरफ सब्जियों या दीगर सामान को लेकर रेट लिस्ट जारी करता है, वहीं दूसरी जानिब फिर इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है कि मार्केट में रेट लिस्ट का क्या हाल होता है। महकमा सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर सामान के लिए रेट मुकर्रर करता है, लेकिन मार्केट में दुकानदार अपनी मनमानी के मुताबिक रेट लगाते हैं। महकमे की गफलत की वजह से अब हालात ऐसे हैं कि अब नकली चीजों पर भी इजाफी रेट मांगा जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि अफसरान उस वक्त मार्केट में नजर आते हैं जब कोई त्योहार होता है। आप देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ओवर प्राइसिंग आपको नहीं देखी जा रही है। ओवर प्राइसिंग के साथ साथ आपको उनकी डुप्लीकेट जो कॉपीज हैं चीजों की, वो भी आपको मार्केट में नजर आ रही है। यानी आप डुप्लीकेट चीजों के लिए भी वही प्राइस दे रहे हैं, ओरिजिनल चीज के लिए भी वही प्राइस दे रहे हैं। क्या उनको ईद से एक दिन पहले निकलना होता है, रमजान से एक दिन पहले निकलना होता है? जितने भी फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं बस उसके एक दिन पहले आपको वो टीम्स नजर आएंगी। उसके बाद 11 महीने, 11.5 महीने लोग उस चीज से कितने दो चार होते हैं, उन्हें उस चीज से कोई टेंशन है नहीं। अगर एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट इस चीज के लिए बना हुआ है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास एक्ट है, उनके पास कानून है, वो सड़कों पर आए, देखे कहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही है, उन दुकानों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं महकमे के अफसरान का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई करते हैं और जहां भी रेट को लेकर शिकायत मौसूल होती है वहां कार्रवाई की जाती है। उनका मजीद कहना है कि अफसरान लगातार मार्केट चेकिंग के लिए जाते हैं और जहां भी कोई चीज गलत पाई जाती है तो जुर्माना आयद किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो महकमे को इतला दी जाए। April to till date, we have recovered more than 75 लाख रुपीस। You will come to know कि हमारी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है मार्केट में और हम कितना जुर्माना भी कर रहे हैं और लोगों को कितना हम राहत भी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट मिल रही हैं हम कोशिश करते हैं कि उस कंप्लेंट का अजाला तुरंत किया जाए। और साथ में जहाँ भी आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी कंप्लेंट कर रहा, हम ऑन स्पॉट सीलिंग भी करते हैं और साथ में अगर सीलिंग के देखा कि सीलिंग से कुछ फायदा नहीं तो एफआईआर भी दर्ज करते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि अगर वो कोई रेट मुकर्रर करते हैं तो उस पर नजर रखी जाए। वहीं लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रेट लिस्ट को देखकर खरीदारी करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।